नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, एम स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में इकाई 19 महाकवि कालिदास जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका साहित्य प्रकार है जीवनी। अभी हिंदी हो या गुजराती साहित्य हो, उनमें गद्य और पद्य दो तो है ही, पर गद्य और पद्य में भी उनके अलग अलग साहित्य प्रकार रहते हैं, मतलब कि अलग अलग कृति या रचनाएं होती है। जैसे कि जीवनी, रेखाचित्र, कहानी, ऐसे बहुत से आत्मकथा, वैसे अलग अलग साहित्य प्रकार होते हैं जो गद्य में रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये महाकवि कालिदास गद्य है, उनके साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन के प्रसंगों को, उनकी घटनाओं का चरित्र चित्रण करना, जिसे कहते हैं जीवनी। यहाँ पे भी महाकवि कालिदास के कुछ घटनाओं का वर्णन है वो किया गया है। तो चलो हम महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ते हैं। इस महाकवि कालिदास जिनके लेखक थे नरपत बारहट हड़वेचा। तो सबसे पहले हमारे जो लेखक है उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम ये इकाई यानी कि ये जीवनी है उनको आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट यानी कि हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण किया गया है। तो ये हमारे हड़वेचा जी है, हमारे जो लेखक, उन्होंने MA BEd की उपाधि है वो प्राप्त की है और अभी वो जय नारायण विश्वविद्यालय जो जोधपुर है वहाँ उनके साथ जुड़े हुए, संलग्न यानी कि उनके साथ जुड़े हुए। उनकी विशेष रुचि किसमें थी? तो लेखन कार्य में। और जो हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति के प्रवाहों को समझने के लिए वो यत्नशील यानी कि प्रयत्नशील है। और जो महापुरुष जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर छोड़ा, अपना परिवार एवं अपना ऐशो आराम छोड़कर भूखे प्यासे रहकर हमारे देश को गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जैसे ऐसे जो महापुरुष हो गए जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उनके बारे में वो लिखते हुए कहते हैं कि वो वंदनीय है। और उन्होंने महापुरुष की जीवनियाँ ऐसी एक प्रसिद्ध कृति है। उनके इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र को अंकित किया गया है। और ये हमारी जो ये प्रस्तुत जीवनी है महाकवि कालिदास, उसमें कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का यहाँ पे वर्णन है वो किया गया है। हमारी ये कृति है उससे हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस कृति से हमें संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। सही बात है, यही है। हमें मतलब किसी को भी नीचा या छोटा भी नहीं मानना चाहिए कि नहीं ये छोटा है तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये बुद्धू है तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर उसे सही समय और सही मौका मिल जाए तो वो भी बहुत कुछ है वो कर सकता है। हमारा जो ये लेख है उसमें वही कालिदास का जो जीवन चरित्र हमें यहाँ पे दिया गया है, उसमें वही बताया गया है कि कालिदास पहले जिस डाल पे बैठते थे वही डाल को काटते थे। इसका मतलब तो वही हुआ कि वो इतना मूर्ख थे, फिर भी इसको एक ऐसा मौका मिला कि उन्होंने जो संस्कृत साहित्य में अपना जो नाम कमाए, उनकी जो कृतियाँ है वो आज भी अमर है। तो चलो हम कवि कालिदास के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषयों में कुछ नहीं लिखा है। हर्ष चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है।
वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। वैसे हम सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो महान कवि जो हो गए हैं, उन लोगों ने कभी भी अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे भी कालिदास ने है संस्कृत के रूप में, जो महाकवि के रूप में जाने जाते हैं संस्कृत साहित्य में, तो कभी कवि कालिदास ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है। हर्ष चरित्र है वो हमारे भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, वो इस कृति में देखने को मिलता है। यह बहुत प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है जो बाण के द्वारा लिखा गया है। तो उस हर्ष चरित्र में भी कालिदास का है वो उल्लेख किया गया है। तो इससे पता चलता है कि कालिदास बाण जो संस्कृत साहित्य के कवि है उनके पहले है वो हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने, मतलब खुद कालिदास ने अपने अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अब ये कौन सा विक्रम है वो यहाँ पे बताया गया नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरह से पता नहीं चलता है। पर फिर भी राजा विक्रमादित्य जिसके नाम से आज है वो विक्रम संवत है वो चल रहा है, वही विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मतलब कि एक ही समय में जो हो जाता है, उनको मानकर कितने भी कथाओं का नायक भी बनाया गया है। उन्होंने विभिन्न अलग अलग भाषाओं में पहेलियाँ है, लोक कथा है, उनमें उनकी जो विद्वता है, उनकी जो कविताएं है और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन है वो हमें मिलता है। उनको कवि कालिदास है उनके जन्म को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो उनके बारे में भी हम जानते हैं। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म उज्जैनी मतलब वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी के विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अब यहाँ पे कवि कालिदास के बारे में हमें प्रमाणभूत, उसके जन्म के बारे में प्रमाणभूत माहिती है वो हमें नहीं मिलती है। पर ऐसे कोई विद्वान है, कुछ विद्वान जो कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन और निधन 445 ईस्वी सन माने जाते हैं। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में, उनका जो जन्म स्थान है उनके बारे में भी सही तरीके से हमें पता नहीं चल पाया है। फिर भी कोई ऐसा कहता है कि उनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैनी है। और क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि मेघदूत जो कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई कृति है, जिनमें मेघदूत में कवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाने की जो है, मेघ को दूत बनाकर जो भेजा है उनके बारे में लिखा गया है। तो ये जो ग्रंथ है उसमें मतलब ऐसा बताया गया है। और जो उज्जैनी है उसको एक विशेष दर्शनीय भी कहा गया है। और रास्ता लंबा होने के कारण बादल से वो अनुरोध करते हैं कि इधर से नहीं उधर से जाने का। तो उससे पता चलता है कि ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जन्म है वो उज्जैनी में हुआ है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितना साहित्य और कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई थी। यहाँ पे जो बताए गए विक्रमादित्य, ठीक है, कि उज्जैनी में उन दिनों में विक्रमादित्य का राज्य था। तो विक्रमादित्य के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि विक्रमादित्य है वो उज्जैन के राजा थे जो मालवा प्रदेश के आसपास पड़ता था। ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए वे प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। विक्रम
के पराक्रम भारतीय राजा को उनकी उपाधि है वो दी गई थी। विक्रमादित्य को उपाधि भारत के इतिहास में कई ऐसे राजाओं को भी प्राप्त हुई थी, जिसमें गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका भी उल्लेख है वो किया गया है। तो ऐसे थे हमारे विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत भी चलाया गया था, और हम जानते हैं कि आज भी जो विक्रम संवत चल रहा है वो उनके नाम से ही चल रहा है। तो उस समय उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी वो बताए गए हैं कि उन्होंने मतलब जो विक्रमादित्य है उसने समय समय पर सोने के जो सिक्के चलवाए थे, तो उनके उस समय उनसे जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनका राज्यकाल का भी ठीक ठीक पता चलता है। फिर उस समय शासनकाल में जितना वैभव था उतना है उनकी जो साहित्य कला की जो उन्नति हुई थी उतनी कभी नहीं हुई थी। उस समय उनके जो शासन काल के दरमियान बहुत से ऐसे कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में है वो उत्पन्न हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं है वो खुद भी साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में सबसे ज़्यादा अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। पूर्व जन्म यानी कि पहले के जीवन में जो एकदम बुद्धू, जिसे कुछ पता ही नहीं हो, ऐसे माने जाने वाले कवि कालिदास है वो विक्रमादित्य है उनके दरबारियों में कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे 9 रत्नों में से एक रत्न भी कहा जाता था। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर मतलब कि अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। यहाँ पे बताया जाए कि वो पूर्व जन्म में एकदम बुद्धू थे और निरक्षर यानी कि वो अनपढ़ थे। कहाँ तक? तो जब तक वो युवा अवस्था में थे तब तक वो अनपढ़ रहे। वो इतने बुद्धू थे कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वो काटते थे। अभी हम ही देखो, हम लोग वो जो डाल पे हम बैठेंगे वो डाल काटेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, फिर भी वो इतने बुद्धू थे कि वही डाल को वो काटते थे। फिर हम सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना अनपढ़ होने के बाद, इतने बुद्धू होने के बाद इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने। उनकी एक विचित्र और एक रोचक यानी कि दिलचस्प कहानी है जो हम पढ़ेंगे। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। विद्या में उत्तम वो उसका जो नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा करी थी, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। अब जो महाकवि कालिदास वो एक बुद्धू, एक अनपढ़ थे, और वो ऐसे एक महाकवि कैसे बने, एक विद्वान कैसे बन के, उनकी कहानी यहाँ पे दी गई है। तो उस समय की बात है जब शारदानंद नाम के एक राजा थे और उनकी एक पुत्री थी जो बहुत ही गुणवती, मतलब पूरी गुणवान थी और विद्वान उनकी पुत्री थी, जिनका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा यानी कि विद्या में सबसे उत्तम। वो देखने में भी बहुत ही सुंदर और रूपवान भी थी, और उनकी जो रूप, उनके गुण और उसकी ज्ञान की प्रशंसा है बहुत दूर दूर देश तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा है उनको अपने गुण, रूप और ज्ञान का बड़ा घमंड यानी कि गर्व था, और अपने विवाह के संबंध में उन्होंने घोषणा की थी। क्या? तो कि जो भी शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र संबंध में अर्थ में जो उसे हरा देगा वही से वो विवाह करेगी। उसकी घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। अब जैसे ही पता चला और जैसे ही घोषणा की तो आजू बाजू जो रहेंगे आसपास में
जैसे पड़ोस के देश में जैसे पहुंचा तो वहाँ के जो विद्वान थे, वहाँ के जो पंडित लोग थे, वो विद्वोत्तमा के साथ शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा करने के लिए आ पहुंचे थे। पर ये जो बड़े बड़े विद्वान थे, ऐसे पंडितों को ग्लानि उसके दुख का वो अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वो विद्वोत्तमा के सामने जो वो लोग चर्चा कर रहे थे, शास्त्र संबंधित जो चर्चा हो रही थी उसमें वो हार जाते थे। इसीलिए वो ग्लानि यानी कि दुख का अनुभव कर रहे थे। अब वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये हमें भी हरा दे रही है, तो हमें उससे बदला लेना चाहिए, इसलिए वो बदला लेने का उपाय शोध रहे थे, ऐसा कुछ उपाय सोच रहे थे। विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्वोत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे दिया गया है कि घमंड, अगर हमारे पास ऐसी कुछ टैलेंट है तो हमें कभी भी किसी बात का मतलब बात को लेके घमंड करना नहीं चाहिए। हमने अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें जो आता है उस पर हम आत्मविश्वास कर सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं हमें ये आता है, पर उसको लेके हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी अहंकार करता है, जो भी घमंड करता है, वो हमेशा विनाश की ओर ही जाता है। यहाँ पे विद्वोत्तमा का घमंड है, उसी के कारण उन लोगों ने ये बदला लेने का सोचा और उनका विवाह एक मूर्ख व्यक्ति के साथ ये लोग करवा देते हैं। तो यहाँ पे विद्वान और पंडितों ने सब लोगों ने मिलकर ये है वो तय करते हैं कि विद्वोत्तमा का विवाह ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करवा देगी, ताकि उनका जो अहंकार है, उनका घमंड है, वो टूट जाएगा और इस तरह हम अपने अपमान का भी बदला ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिला। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। अब लोगों ने, सब पंडित और विद्वानों ने मिलकर ये तय किया था कि मतलब कुछ भी हो जाए, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि जो सबसे बड़ा मूर्ख हो और उसी के साथ ये विद्वोत्तमा का हम शादी कराएंगे कि जिसके कारण उनका जो घमंड है वो टूट जाएगा। और संयोग से एक दिन क्या होता है कि उसे ऐसा ही एक मूर्ख युवक है वो मिल जाता है। क्या कर रहा था, तो कि ये जो मूर्ख युवक है वो वही डाली काट रहा था जिस डाली पे वह बैठा था। तो उनको देखकर विद्वान और पंडितों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको समझा बुझा कर पेड़ से नीचे उतारा और उसे एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की उनको बात कहते और उनको लालच देते हैं और लालच देकर वो अपने साथ ले जाने के लिए राजी करते, उनको प्रसन्न कर देते हैं। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बनकर रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्वोत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब जैसे ही वो युवक है वो राजी हो गया शादी के लिए, तो उन लोगों ने वो मूर्ख युवक को अच्छी तरह से समझाया था कि वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलेगा और वो गूंगा बन के, मतलब कि कुछ बिना बोले ही वो रहेगा, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो विद्वोत्तमा तो इतनी ज्ञानी है कि उनके बोलने पर ही उसको पता चल जाए कि ये कोई बड़ा कोई युवान या कोई विद्वान नहीं है। इसीलिए उनको वो समझा देते और वो बोला कि वरना विवाह आपका नहीं होगा। तो मूर्ख युवक तो खुश हो गया और उसने पंडित लोगों की बात भी मान लेते हैं। फिर उन लोगों को, वो जो युवक था, पंडित लोगों ने उनको अच्छे कपड़े पहना दिए। फिर उन जो युवक है, जो पंडित लोग हैं, वो युवक को लेके वो विद्वोत्तमा के पास शास्त्र संबंधी चर्चा के लिए लेके गए। राजकुमारी विद्वोत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि यह हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत के चलने के कारण यह संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। अब क्या होता है, वो राजकुमारी के पास
विद्वतमा राजकुमारी है वहाँ पे वो पंडित और विद्वान लोग हैं, वो ये मूर्ख युवक का परिचय देते और कहते हैं कि यह हमारे कौन है, तो कि वो गुरु है और वो बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रों को जानकार है, मतलब कि वो जानते हैं और आपके साथ यहाँ पे शास्त्र संबंधित चर्चा करने के लिए आए हैं। पर वो कहते हैं कि आज उनका क्या है, मौन, यानी कि वो नहीं बोल सकते, उनका मौन व्रत चल रहा है। इसी के कारण वो संकेत यानी कि इशारे में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्वतमा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। ये लोग तो है वो विद्वतमा के साथ बदला लेने के लिए आए थे, इसीलिए इनकी जो छल भरी, जिनकी कपट भरी बातें थी वो विद्वतमा नहीं समझ पा रही थी और इसीलिए वो शास्त्र संबंधी चर्चा के लिए तैयार हो गई। फिर जो युवक है उनको एक उंगली बताती है और जिनका अर्थ ऐसा, इनका भाव ऐसा होता है कि ईश्वर एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्वतमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। अब जैसे ही वो तो पूरा मूर्ख है, तो उसको तो ये ज्ञान की बातें कुछ पता ही नहीं है, तो मूर्ख युवक को ये समझा कि वो जो विद्वतमा है उसने उंगली से जो इशारा किया था तो उसको लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ देगी, तो उसने 2 उंगली बताई कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ दूंगी तो मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगा, मतलब कि उसके 2 का संकेत बताते हैं, इशारा में बताते हैं। तो पंडितों ने उसका क्या अर्थ बताते हैं विद्वतमा को वो समझाते हुए कि हमारे जो गुरुजी है वो आपके प्रश्नों के उत्तर में ऐसा देना चाहते हैं कि एक नहीं, ईश्वर एक नहीं है, 2 है। कैसे? ईश्वर और जीव वो 2 है, ऐसा करके वो समझा देते हैं। इस बार राजकुमारी विद्वतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घुसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्वतमा को उस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। 5 तत्व तो हमारे भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों को मूल माने जाते हैं ये 5 तत्व, जिनमें आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल जो 5 महाभूत माने जाते हैं। तो यहाँ पे विद्वतमा है, उन्होंने अपनी 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत करते हैं। तो वो मूर्ख व्यक्ति है, वो तो इतना ज्ञान तो उसके पास है नहीं जो समझेगा कि उसने ऐसे 5 तत्वों का संकेत किया है। तो उसे तो ऐसा लगा कि ये मुझे है मेरे मुंह पर तमाचा मारेगी, मुझे थप्पड़ मारेगी, ऐसा संकेत कर रही। इसीलिए उसने क्या किया, उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का इशारा किया। तब पंडितों ने विद्वतमा को संकेत का अर्थ कुछ अलग ही बताया और वो कहते हैं कि आपने 5 उंगली दिखाकर जो 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि इन 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। हम भी जानते हैं कि हमारा जो 5 तत्व मिलकर हमारा शरीर है वो बनता है। तो उस तरह से वो विद्वतमा के प्रश्नों का उत्तर पंडित है वो अपनी छल भरी बातों से दे रहे थे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्वतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। अब शास्त्रार्थ में जिस तरह से पंडितों ने विद्वतमा के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उस तरह से विद्वतमा ने वो मूर्ख व्यक्ति से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह है वो पंडित लोगों ने धामधूम से करवा दिया। पर एक दिन की बात है, वो जब उट्र मतलब जो ऊंट है उनकी जो बोली है वो बोली सुनकर वो मूर्ख युवक है वो भूल जाता है कि उनको मौन व्रत रखना था। तो वो भी है ऐसे ही यकायक यानी कि अचानक ही वो बोल उठता है कि उट्र, वो ऊंट की बोली बोलने लगता है। अब ऐसे ही तब जाके ये विद्वतमा है उनको पता चलता है कि मेरा पति कोई बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं है, ये तो मूर्ख है।
उसको बोलते बोलते सुनकर विद्वोत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। विद्वोत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महलों में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्वोत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वोत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अब जैसे ही उसको पता चला कि ये ऊंट की बोली बोल रहा है, तो उसको पता चल गया कि मेरा पति कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं है, पर यह तो एक बहुत बड़ा मूर्ख है। और अब उसको समझ में आ गई थी पंडित लोगों की जो कपट भरी छल भरी बातें थी, उनका अर्थ अब उसके समझ में आ गया था, पर अब तो बहुत देरी हो गई थी। इस बात को लेकर उनको बहुत मानसिक दुख हुआ। उसको आघात लग गया कि मेरे साथ इस तरह का जो एक कपट कर दिया था ये पंडित लोगों ने। फिर वो उसके महल में कालिदास को आने पर उन लोगों ने प्रवेश में उन्होंने रोक लगा दी। किन्होंने? तो विद्वोत्तमा ने, और उनके द्वार बंद कर लिए थे। फिर जो ये नवयुवक, जो ये युवक है, वो काली के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे कठोर यानी कि बहुत वो उपासना यानी कि पूजा करते हैं, वो कठोर तपस्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तब उसे माँ काली है वो कहती है कि कौन हो? तब ये कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ। तब से उसका नाम है वो कालिदास है, उसका नाम, उसे कालिदास नाम है वो प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने माँ काली का वरदान प्राप्त होते हैं और उन्होंने शीघ्र यानी कि त्वरित ही कालिदास ने सारी विद्याएं है वो सीख कर उसमें प्रवीण यानी कि वो कुशल हो गए। विद्या यानी कि शाखा, उसमें कुशल हो गए। उन्होंने राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसको सब विद्या यानी कि अब सब शाखाओं में वो कुशल हो गए, तो वो विद्वोत्तमा के पास लौटे। फिर भी विद्वोत्तमा ने अपने महल के द्वार बंद रखे थे। तब ये जो महाकवि, तो कवि कालिदास के रूप में ही जाने गए थे। तो कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप देते हुए उन्होंने क्या कहा? तो संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वोत्तमा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अनावृत कपाट द्वार देहि, बंद द्वार खोलो। आगे क्या होता है? अंदर से पत्नी विद्वोत्तमा ने पूछा, अस्तित्व कश्चिद वाग्वेशी, बरोबर है, वाणी में कुछ विशेष है, ऐसा वो पूछते हैं। कौन पूछती है? तो अंदर से उनकी पत्नी। इसी पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्वोत्तमा को सुनाई। विद्वोत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया, तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। जब उसने ऐसा कहा कि अस्ति कश्चिद वाग्विश, उससे महाकवि कालिदास ने इन 3 शब्दों को लेकर अस्ति से कुमार संभव, कश्चिद के मेघदूत और वाग्विश से रघुवंश की रचना, ये वो रचनाएं उन्होंने की थी। और उनके द्वारा विद्वोत्तमा को ये रचना है जब उनको सुनाई, तब उनको यकीन हो गया कि ये पंडित है। और पंडित होने के बाद उन्होंने अपना द्वार खोलकर महाकवि जो कालिदास है उनका स्वागत किया था। कुमार संभव है जिसमें कार्तिक के जन्म और तारकासुर के वध के बारे में है वो लिखा गया है। तो उस तरह से उन्होंने यहाँ पे कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचनाएं है वो की है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। उनकी प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। कवि कालिदास है, उनको हर क्षेत्र में गहरा अनुभव है और वो जो प्रकृति का जैसे वर्णन करते हैं और उनका जो वर्णन है वो उनके साहित्य में मिलता है, वैसा किसी के साहित्य में नहीं मिलता है। और मतलब ऐसा लगता है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। कवि कालिदास जो उपमाएं देते हैं वो विश्वविख्यात है और उनकी तुलना है वो कोई भी नहीं कर सकता है, उनकी कोई जोड़ भी नहीं है। और उनका जो चरित्र चित्रण है,
उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है, उनकी कोई बराबरी कर सकता नहीं है। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उनका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का भी पता हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। कवि कालिदास ने अपने नाटक के द्वारा भी मतलब वही बताना चाहते हैं कि जो राजा है वो वो प्रजा पर शासक नहीं है, सिर्फ शासन करने वाला नहीं है, पर उनका रक्षक यानी उसका रक्षण करने वाला और उनका पिता भी है, और ये जो प्रजा है उनके बच्चे भी है। और उस समय नारी का क्या स्थान था वो भी हमें उनकी कृतियों के द्वारा, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उनको भी ये नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी, जो उनकी रचना में देखने को मिलता है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। कवि कालिदास के कुल 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें एक है ऋतुसंहार, जो एक उत्तम काव्य है जिनमें ऋतुओं तथा प्रकृति का वर्णन है वो किया गया है। और जितना अच्छी तरह से, जितनी सुंदर तरह से जो चित्रण किया गया है काव्य में, उतना उनके अन्य ग्रंथों में भी नहीं किया गया है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंकों और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। मालविकाग्निमित्रम है तो उसमें क्या बताया गया, उसका दूसरा ग्रंथ है, उनका पहला नाटक है, जिनमें जो ये नाटक है वो 5 अंक में लिखा गया है और जिनमें विदिशा के राजा अग्निमित्र राजा का नाम है और विदर्भ की राजकुमारी मालविका है, उनकी प्रेम कथा है जो नाटक में दिखाई गई है। तीसरा ग्रंथ विक्रमशिल्यम कालिदास का दूसरा नाटक है। उसमें 5 अंक है तथा महाराजा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर का वध तक की कथा का वर्णन है। यहाँ पे जो अलग अलग ग्रंथ दिए गए, उसमें जो तीसरा ग्रंथ है विक्रमवर्षियम, जो है महाराजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा, प्रणय कथा जो है उसमें वर्णित की गई है। कुमार संभव जो हमने अभी उसके पहले ही पैराग्राफ में हमने देखा था कि कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय का जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है वो कुमार संभव में मिलता है देखने को। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुर तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। मेघदूत है तो मेघदूत जो खंड काव्य है उसमें क्या बताया गया, तो उसमें एक यक्ष के विरह यानी कि जो वेदना, जो अलग हो गए हैं 2 प्रेमी, उनके बारे में बताया गया, उनका चित्रण है वो किया गया है। और यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेह मेघ के द्वारा अपनी प्रेमिका तक वो पहुंचाता है, जिसका चित्रण है ये मेघदूत काव्य में किया गया है। और उनके साथ साथ ही ये जो काव्य है वो वर्षाकाल और विरह का वर्णन है खूब अच्छी तरह से दिखाया गया है। और उसके साथ साथ भारत के भौगोलिक जानकारी भी अच्छी तरह से दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधियों के तक की कथा है वो रघुवंश में राम और राम के वंश का परिचय है वो रघुवंश का महाकाव्य में दिया गया है।
महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह इनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इसी तरह महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। कालिदास के कुल 7 ग्रंथ है। 7वें ग्रंथ में 7वां उनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जो एक नाटक है जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो तीसरा जो नाटक है जो 7 अंक का है, उसमें कवि कालिदास ने नाटक के राजा जो दुष्यंत है और शकुंतला, उनकी प्रेम कहानी है वो वहाँ पे दिखाई गई है। और महाकवि कालिदास है वो हमारे संस्कृत साहित्य के एक अमर कवि के रूप में आज भी लोग हैं उसे याद कर रहे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें आज का जो तत्कालीन जो साहित्य है, उनकी शासन व्यवस्था है, राजनीति, समाज, जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलकें हमें उनकी कृतियों के द्वारा देखने को मिलती है। तो ऐसे थे हमारे महाकवि कालिदास, जो शुरुआत में एक बुद्धू नवयुवक थे, जो आज एक महान कवि विद्वान के रूप में है वो जाने जाते। तो ये जो जीवनी है उससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम कुछ सोचे, हम कुछ करने का ठान ले, तो कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान पंडित है वो बन सकता है। और साथ ही साथ में हमें किसी को भी मतलब कि छोटा या बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि योग्य समय आने पर, योग्य मौका मिलने पर वो भी बहुत कुछ है वो कर सकता है। इसके साथ ही हमारी ये जीवनी महाकवि कालिदास यहाँ पे पूर्ण होती है। धन्यवाद।